गुड आफ्टरनून, नमस्कार। अ, काफी सारे विषयों पर हमने चर्चा कर ली है ऑलरेडी। वी डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ थिंग्स, वेरियस एस्पेक्ट्स, न्यूमरस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रकृति। सो अभी जस्ट थोड़ा जो हमारा बचा है, जैसे कि रसायन है, वाजीकरण है, देन पंचकर्मा एंड प्यूबर्टी टू मेनोपॉज। तो ये सारे सब्जेक्ट हम आज के इस सेशन में शेयर करेंगे। ज्यादा से ज्यादा कवर करने की मैं कोशिश करूंगी। थोड़ा लिटिल बिट फास्ट मुझे आज लेना होगा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। एज यू ऑल नो दैट पंचकर्मा, जैसे कि पंचकर्मा करने के पहले हमें पंचकर्मा की जो भी सारी विधियां है आपको सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रेस करना चाहूंगी कि कोई भी शोधन, शमन या कोई भी चिकित्सा, पंचकर्म, कोई भी उपचार करने से पहले हमें अग्नि और कोष्ठ को देखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आयुर्वेद में रोगाः सर्वेऽपि मंदम् और जाठराग्नि के दोषों के अनुरूप 4 प्रकार हमने किए हैं। तो स्नेहन स्नेहन 2 प्रकार का होता है, बाह्य और अभ्यंतर। अभ्यंतर स्नेहपान के बारे में हम बात करेंगे। बाह्य स्नेहन ऑलरेडी डिस्कस्ड कि कौन सा तेल किस प्रकृति को हमें यूज करना है। तो अभ्यंतर स्नेहपान के लिए सबसे पहले आपको जैसे कि स्नेह या कोई भी शोधन देने के पहले कोष्ठ परीक्षण एक्चुअली इट इज द बेस ऑफ दिस शोधन चिकित्सा। बट हम ज्यादा इसको देखते नहीं है। तो कोष्ठ आर ऑफ बेसिकली 3 या 4 टाइप्स, मतलब दोषों के अनुसार देखेंगे तो क्रूर कोष्ठ इज ऑफ वाता, मृदु कोष्ठ इज ऑफ पित्ता एंड मध्यम कोष्ठ इज ऑफ कफा एंड साधारण कोष्ठ इज मेड ऑफ 4 दोषास। सो कोष्ठ जैसे कि हमारा अभ्यंतर जो भी शरीर है, पक्वाशय है, कोष्ठ किस गुणों से बना है उसी के ऊपर हमारी मल प्रवृत्ति, हमारा दोषों का निर्माण या हमारा विरेचन, बस्ती, स्नेहन कितने दिनों को देना है, ये सारी बातें डिपेंड करती है। विदाउट एग्जामिनिंग कोष्ठ, तो मैं आपको मतलब कोष्ठ परीक्षण तो डिटेल में है कि उसमें सारा हम पूछते हैं, लेकिन जस्ट विद इन 2 क्वेश्चंस वी हैव टू, क्योंकि इतना समय नहीं होता है ओपीडी में हमारे पास। तो मल प्रवृत्ति के बारे में पूछिए। बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि मल के बारे में कोई बोलता नहीं, हाँ ठीक है नॉर्मल है, लेकिन आपको देखना होगा, पूछना होगा कि मल किस प्रकार का है, वात पित्त का है, पित्त वात का है। जैसे हमने बताया था कि वात पित्त में होता है तो कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी लूज मोशन हो सकते हैं। तो कोष्ठ की परीक्षा कर ही आपको स्नेहन देना है। तो जैसे अभ्यंग के लिए हम तिल तेल, बला तेल, दशमूल, निर्गुण, बाह्य, इसके लिए पित्त में चंदन, बला, कफ में सरचप या सहज तेल इस्तेमाल करते हैं। वैसे ही लेप लगाने के लिए इसमें आप वात अगर होता है तो कोष्ण जल मिलाइए, पित्त को शीत जल और कफ अगर होता है तो कोष्ण जल। तो संवाहन, द्वर्तन, उत्साधन और ये सारा पादाघात, इसमें आप इस प्रकार से तेलों का चयन कर सकते हैं। तो शिरो अभ्यंग या मूर्धातेन, तो शिरोधारा, क्योंकि जो कि वात के लिए बहुत ही बेस्ट है। मेनोपॉजल वात प्रकृति की लेडी अगर मेनोपॉज में होती है, सभी विकारों में शिरोधारा, शिरो अभ्यंग, जो कि वाता इज ऑलरेडी रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम। सो वात की विकारों में या वात प्रकृति के व्यक्ति में ये सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शिरो से एक धारा, इसमें आप तिल, ब्रह्मी तेल, बला, अगर वात है तो आप इसमें मिल्क डालिए, तक्र डालिए, दूध डालिए। अगर कफ होता है तो वचा का उपयोग कीजिए, पित्त है तो चंदन, शतावरी। तो ये बेस है आपको कि जहाँ पे भी वात होता है मिल्क, घृत का उपयोग कीजिए। जहाँ पे भी पित्त होता है वहां पे आप घृत का भी उपयोग कर सकते हैं, और जहाँ पे भी कफ हो सकता है वहां पे आप मधु का या हनी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये बेस है सारे इसका। वात व्याधि को अगर आपको ट्रीटमेंट देनी है तो शिरोबस्ती कितने मिनट को रखना है, तो 50 मिनट, पित्त के लिए 40 मिनट्स एंड कफ के लिए 30 मिनट्स। ये शास्त्रोक्त तो मैंने बताया है कि किस प्रकार से हमें देखना है। बस्ती वात की मुख्य चिकित्सा है। बस्ती अनेक प्रकार की है, कटी बस्ती, जानु, ग्रीवा, अक्षी तर्पण, बहुत सारी प्रक्रिया है। ये बहुत, इट इज द रियली अ डीप सब्जेक्ट। आई एम जस्ट गिविंग गाइडलाइन हाउ टू लुक आफ्टर द प्रकृति और हाउ टू डील विद अवर दोषा, की कटी बस्ती अगर देना, सी ये सारा जो भी है, दिस ऑल एक्चुअली इट इज मोस्टली रिलेटेड विद वात दोषा, क्योंकि वात दोषा से ही सारे रोगों की जड़ ही दोष होते हैं, और उसमें वात दोषा। सो बस्ती इज लाइक अर्ध चिकित्सा या पूरी चिकित्सा भी हम इसको कह सकते हैं। तो कटी बस्ती में महानारायण, बला, निर्गुण, ये तो बेसिक तेल जो हम हमेशा यूज करते हैं वही आपको यूज करना है। अक्षी तर्पण में भी मांस या घी, त्रिफला, फिर अगर वात रोग होता है तो डेली आप उसको ये तर्पण या बस्ती दे सकते हैं। पित्त में अल्टरनेट डे, और कफ अगर होता है तो 2 दिन के अंतराल में दे सकते हैं।
वात में 5 मिनट के लिए रखे, तो वात अगर होता है तो ज्यादा ही रखना है, पित्त में 3 मिनट और ग्लूकोमा में 5 मिनट्स। तो ये अक्षी तर्पण मैंने बताया। अक्षी तर्पण या पंचकर्मा हम यूज करते हैं बाकी सारे डिसीजेस के लिए, सार्वजनिक रोगों में वी ऑफन यूज इट, बट जैसे कि ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट के विकारों में हमें, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे कम ही लोग हैं जो शालाक्य तंत्र की प्रैक्टिस करते हैं, एमडी, वही लोग they are used to have such type of treatment like अक्षी तर्पण, कूटपाक, आश्चोदन वगैरह। लेकिन हमें भी इसको देखना है, जनरल प्रैक्टिस में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रकृति के हिसाब से कौन से द्रव्यों का हमें चयन करना है। धूमपान, एक्चुअली धूमपान इट इज रियली बेस्ट। आज का मैंने जो आरईबी गुरु का सीरीज रखा था उसमें जो वैद्य थे नरेंद्र गुजराती सर, उन्होंने बताया कि धूमपान रियली इट्स रियली गुड। आप बाहर से आते हो तो धूपन कीजिए, तो कोरोना से बचने के लिए ये बहुत ही अच्छा है। और धूमपान जैसे उन्माद, अपस्मार आदि, इसमें हमने तीक्ष्ण नस्य धूमपान का प्रयोग हम करते हैं, तो ये दिस इज रियली गुड बेस्ट चिकित्सा ऑफ शमन व्हिच इज डिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड सुश्रुता। तो इसमें अलग अलग प्रकार से आपको, जैसे कषाय रस कटु विपाक वाला अगर होता है तो कफ के लिए अच्छा होता है। तो जैसे बेसिक रसों का हम चयन करते हैं, पित्त के लिए मधु तिक्त कषाय, वात के लिए मधुराम्ल लवण, और फिर कफ अगर होता है तो कटु तिक्त कषाय। इस प्रकार से ही आपको द्रव्यों का ही चयन करना है। अभी स्नेहन, वमन, विरेचन, बस्ती जो भी करनी होती है इसमें हमें स्नेहन देना होता है। तो वात में 7 डेज का स्नेहन देना है। स्नेहन देते समय स्नेहन के लक्षण वात प्रकृति में 7 दिनों में निर्माण होंगे, तो उसको आप ऑब्जर्व कीजिए। पित्त अगर होता है तो पित्त, एज पित्त इज हैविंग सम स्निग्धता इन इट, सो 3 दिन। कफ में आप मध्यम 5 दिन दे सकते हैं। घृत, तिल तेल, औषधि घृत, इन सभी का मतलब बेस में तो घृत ही प्रिफरेबल है, गोघृत। वैधि के हिसाब से जैसे इफ कुष्ठ इज देयर देन वी शुड थिंक ऑफ महातिक्त, पंचतिक्त घृत, तो वैधि के अनुसार आपको घृत का चयन करना है। स्वेदन के अलग अलग प्रकार है, तो नाड़ी स्वेद जैसे कि हम नाड़ी से या ट्यूब से जो देते हैं वो विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वी कैन यूज इट इन पक्षाघात, संधिवात वगैरह इसमें। और वात अगर है तो दशमूल, रासना, निर्गुणी, एरंड, बला, इसका प्रयोग कीजिए। पित्त में गुरुचि वासा डालिए और कफ में अर्क, शीघ्र, गुरुचि का इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो स्वेदन, पिंड स्वेदन, ये भी काफी अच्छा है, जिसमें आप बलामूल चूर्ण, दशमूल और जो हम पोटली बनाते हैं चावल की पोटली, ये कफवात डिसऑर्डर में वेरी नाइस, बट प्रिकॉशन इज टेकन फॉर पित्ता, एज पित्ता इज हैविंग अ डेलिकेट स्किन, तो उसको हम मतलब जो पिंड स्वेदन में रगड़ते हैं, बच्चों में ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है, तो पित्त में थोड़ा डेलिकेटली हमें इसको देखना है। सीजन वाइज देखेंगे तो इट्स बेस्ट इन विंटर, स्प्रिंग एंड रेनी सीजन। स्पेशल केयर शुड बी टेकन इन समर एंड ऑटम सीजन्स। तो मेजर टाइप ऑफ पिंड स्वेदा इंक्लूड पत्र पिंड स्वेद एंड जम्बू बीज पिंड स्वेद एंड चूर्ण एंड ऑल टाइप। सो इस प्रकार से मैं थोड़ा रिवाइज फास्ट में कर रही थी, इसको भी आपको ये कर सकते हैं आप इस प्रकार से। Then षष्टिक शाली पिंड स्वेद सोडेशन यूजिंग बोलस मेड अप ऑफ षष्टिक राइस। इट इज रियली अ वैरायटी ऑफ स्वेदन में वैरायटी है, इसमें बहुत हम ये कर सकते हैं। तो वाता के लिए इट इज बेस्ट षष्टिक शाली ये करने के लिए वात प्रकृति में। सो जो ये होता है तो किस प्रकार से हमें ब्रूहन या शोधन करना है, शमन करना है। Pitta and Tridosh constitution, but need to be avoided to obese persons. Diseases nourishes in this case of muscle atrophy. So इस प्रकार से हमें मसल डिस्ट्रोफी वगैरह इसमें हम कर सकते हैं, सारा रिजर्वेशन करता है पंचकर्मा में एक प्रकार से। अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वुमन। सो वुमन इज एक्चुअली, सी वुमन इज बेनिफिशियल और इट इज यूज्ड फॉर कफदोषा, बट इट इज आल्सो यूज्ड इन पित्ता। 5 भी कर्म आप कोई भी डिसीज में यूज कर सकते हैं एज पर द इंक्रीज इज, जैसे कि कुष्ठ में हमें सभी पंचकर्मों का उपयोग करना है। सो वुमन इज बेनिफिशियल in kapha predominant in this condition if there is accumulation or accumulation of kapha in आमाशय, तो आमाशय समूह वैधि में वमन का उपयोग हमें करना है। सो इस वमन का प्रयोग करते समय हमें जैसे कि healthy person में conditions only can adopt woman at any time according to the need, and woman helps to prevent the forthcoming diseases due to kapha. So kapha प्रकृति को आप जरूर वसंतिक वमन यूज कीजिए साल में एक बार। इंडिविजुअल हेल्दी में भी आइडियल टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, अभी वसंत ऋतु चल रहा है तो इट इज आइडियल टाइम फॉर वुमन थेरेपी।
Indications जैसे बहुदोषावस्था, when doshas are accumulated in large quantity, it is advised उत्कृष्ट श्लेष्म in श्लेष्म स्थाना मतलब aggregation of kapha and in its own place, pitta श्लेष्मा, pitta संशिष्ट श्लेष्मा, कफ combined with pitta which is present in a small proportion, then pitta and vata in kapha sthana and excessive increase in levels of, so kapha and pitta के लिए इसको हमें ये करना है। अगर कफश पेशेंट है तो कटु तीक्ष्ण उष्ण वमक द्रव्य को उपयोग कीजिए। पित्ता इज देयर सो यूज मधुर तिक्त शीत वमक द्रव्य एंड इफ वात कफश इज देयर मधुर लवण आम्ल उष्ण। सो कफश में मदन फल पिपली सेंधव उष्ण जल ये रूटीनली हम दे सकते हैं। पित्त में थोड़ा तिक्त रस यूज कीजिए जैसे कि नींब पटोल वासा शीत जल वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से तिक्त या शीत गुणों का उपयोग पित्त में करना है। If vata is there, then add, see now some stimulant like pimpli, ela, vacha, hingu, yavakshar, सैंधव लवण, शुंठी वगैरह, अजमोदा भी आप डाल सकते हैं, कांजी, कुलित, क्वाद, दधी, ये भी मतलब आम्ल रस इसमें डालना है आपको वात में अगर आप देते हो वो मन तो। सो घृत भी डालना है आपको, घृत तेल वसा मज्जा, तो स्नेह मधुर आम्ल, सी छोटी छोटी चीजें, सी द कैरेक्टर्स द गुणास मधुर आम्ल लवण ये रस हमको वात के इसमें यूज करना है। सो this is somehow little bit indications for vamana according to Prakriti. Now Virechana is the basic treatment for pitta dosha, but we can use it anytime for any diseases as per the conditions. And here I have just taken that snigdha virechana and ruksha virechana. The word snigdha means oily, so oily virechana kahan pe dena hai? So definitely it should be given, administered in the vata dosha and pitta dosha association. Snigdha virechana. So रुक्ष विरेचन कहाँ पे देंगे हम? When pitta dosha is associated with kapha dosha. Are you getting? Leena ji, Sonal, Amna? Yes, ma'am. Okay. If any question? सेशन के एंड में मुझे कीजीस वर्ड का मीनिंग एंड धूमपान कैसे बनाते हैं वो बताइएगा। हाँ, सुख विरेचन तीव्र, हाँ सी विरेचन थोड़ा हेक्टिक हो सकता है, संभल के ही करना है, कोई भी पंचकर्म करना होता है तो विरेचन के लिए तो शरद ऋतु इज बेस्ट एडवाइस्ड, और वर्षा ऋतु में बस्ती हमें देना है, तो सुख विरेचन में तीव्र अरगवध हम यूज कर सकते हैं, चतुरांगुल फॉर मृदु एंड स्नोही क्षीर फॉर तीक्ष्ण विरेचन। तो पित्त प्रकृति में हमें मृदु विरेचन द्रव्यों का उपयोग करना है क्योंकि उनका कोष्ठ भी मृदु होता है। When we are giving virechan in vata prakriti, we can use somehow little bit तीक्ष्ण विरेचन हम यूज कर सकते हैं, और कफ प्रकृति में we must think of sukh virechan. So area of virechan, like if pitta is alone or amla pitta or pitta in association with kapha and kamla, when the pitta is situated evidently in the seat of kapha, तो पित्त का कफ के स्थान में जाना, इसमें हम विरेचन इंडिकेट कर सकते हैं। So properties of virechan drugs, they must be ushna, tikshna, sukshma, vyavahi, vikasi and panchabhutik sangatana. So these drugs consist of prithvi and jal mahabhuta, and virechan जो होगा वो अच्छे से होगा। So pitta disease होता है तो astringent and sweet characters are used for purgation, and if kapha is aggravated और कफ प्रकृति में या कफ दोष में आप विरेचन दे रहे हो तो you can use pungent herbs are used, while for vata herbs that are hot, oily and salty are given for purgation. So इस प्रकार से स्किन डिसीजेस, पॉइजन, इन्फ्लामेशन, डायबिटीज वगैरह होते हैं तो इसमें हमें ये पर्गेटिव थेरेपी के साथ साथ थोड़ा माइल्ड स्नेहन स्वेदन को हमें पूर्व कर्म के रूप में पंचकर्म में यूज करना ही होता है। सो मृदुकोष्ठ अगर है तो पित्त द्राक्ष में सी पित्त प्रकृति में मृदुकोष्ठ होता है तो दूध से भी विरेचन होता है। सो वी हैव टू ऑलवेज थिंक ट्वाइस बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग एनी टाइप ऑफ ड्रग टू पित्त प्रकृति और बिफोर गिविंग एनी शोधन और शमन थेरेपी टू पित्त दोषा। सो मृदुकोष्ठ में आप गुड़, शुगर केन जूस से भी होता है, कभी कभी उनको विरेचन, फिर क्षीर, सर्पी, काश्मीरी त्रिफला इस प्रकार से दे सकते हो। मध्यम कोष्ठ में तीव्रत्र, कटुकी एंड आरगवदा इज बेस्ट, एंड तीक्ष्ण विरेचन विद स्नोही। सो ये तो जैसे प्रकृति के हिसाब से अभी एक बार फिर से आप सोचिए, ये सिंपल हमेशा यूज किए जाने वाली ड्रग है, निशोत, आरगवद, लोद्र, स्नोही, बस्ती। सी
अभी मैंने कहा था बस्ती इज द पूर्ण चिकित्सा, बस्ती अर्ध चिकित्सा भी कहा है चरकाचार्य ने, और उसको पूर्ण चिकित्सा के रूप में भी माना है, क्योंकि बस्ती का जो स्थान होता है पक्वाशय, और इसको कनेक्ट किया है नर्वस सिस्टम के साथ। जो भी बस्ती के ड्रग हम इस इंटेस्टाइनल फ्लोरा में एडमिट करते हैं तो इनका कनेक्शन नर्वस सिस्टम से होता है, और इसीलिए बस्ती हमें पक्षाघात से लेकर हर कुष्ठ में, हर एक डिसीज में बस्ती आप सिंपली कॉन्स्टिपेशन में भी दे सकते हो। और वात प्रकृति को तो मतलब ये मात्रा बस्ती आप सिंपली देंगे तो भी जो भी उसका कभी कभी आत्मान अटोप या जो भी ये होता है सिम्टम्स होते हैं कॉन्स्टिपेशन के, इट्स रियली गुड टू यूज मात्रा बस्ती इन वात प्रकृति पर्सन्स। तो ये वातनाशक पित्तनाशक मतलब वात में हमें सारे ये ड्रग्स के साथ अग्निमंत शौनक पाटला एरंडमूल इनके साथ घृत तेल वसा मज्जा या मांस रस वी कैन यूज। इन पित्ता वी हैव टू यूज somehow little bit शीत ड्रग्स लाइक ज्येष्ठमंत चंदन पद्मकाष्ठा एंड शर्करा हनी घृत मिल्क ये यूज करना है पित्त में थोड़ी ज्यादा मात्रा में। और कफ में हमें मध गौमूत्र और अल्प स्नेह यूज करना है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ कफदोषा। तो इसमें आम्ल अलग अलग स्कंद चरकाचार्य ने वर्णन किए हैं, आम्ल स्कंद, मधुर स्कंद, तिक्त कषाय स्कंद। तो पिच्छा बस्ती, बस्ती अनेक प्रकार की है, मात्रा बस्ती, क्षीर बस्ती पित्त व्याधि में बहुत बेटर है, अल्सर अम्ल पित्त में। एंड पिच्छा बस्ती इज यूज्ड इन ग्रहणी प्रवाहिका, इसमें अच्छी होती है। उत्तर बस्ती गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में है। आम्ल स्कंद इज यूज्ड इन वाता डिसऑर्डर्स एंड लवण कटु तिक्त कषाय स्कंद इज यूज्ड इन कफ डिसऑर्डर्स। तो इसका डिटेल वर्णन हमारे शास्त्रों में किया है। यापन बस्ती, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ बस्ती विच इज रियली गुड फॉर वात के जो नानात्मक व्याधि है उसमें, क्योंकि वायु को ज्यादा पुष्टि की जरूरत होती है यापन की। यापन यानी थोड़ी मात्रा में, मतलब हम कह सकते हैं कि वृद्धावस्था को रोकना या ब्रूहण करना या बढ़ाना, बल को बढ़ाना। अनुवास्तन बस्ती या मात्रा बस्ती बेस्ट फॉर वाता डिसऑर्डर्स, जिसमें हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। रक्तमोशन में भी, जैसे रक्तमोक्षण रक्त डिसऑर्डर्स या रक्त पित्त दृष्टि में यूज किया जाता है, स्किन डिसऑर्डर्स में बहुत मात्रा में। सो जलों का लीच थेरेपी पित्त दोषा डिसऑर्डर्स में। पित्त प्रकृति पर्सन्स आर बेनिफिटेड बाय ब्लड डोनेशंस। सो ब्लड डोनेशन भी करते हैं पित्त प्रकृति के व्यक्ति तो भी जलोका के जैसे लाभ उनको मिल सकते हैं इफ दे आर सफरिंग फ्रॉम एनी स्पेसिफिक डिसीजेस। Alambu is good for Kappadosha, Shrunga for Vatadosha like cow's horn, and Sharad Ritu is the best season for Raktamokshan, autumn. Anushastra equipments used Shrunga for Vatapitta Dushti और त्वक दृष्टि में, जलों का फ्रॉक ग्रंथिगत रक्त, अलाबु वातकफ दृष्टि, दोष प्रचारणा एक देशस्थ पिंडित रक्त, और घटी यंत्र कफवात दृष्टि में। तो अलग अलग जो कफ पित्त वात है उनमें अलग अलग प्रकार से जो रक्त मोक्षण के यंत्र हम यूज करते हैं उसको हम ले सकते हैं दोषों के हिसाब से। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू यूज दिस पंचकर्मा इन वेरियस डिफरेंट प्रकृतिज। ओके, नाउ सी, जैसे कि यहाँ पे मैं लास्ट में भी बताऊंगी स्त्री और पुरुष शरीर या प्रकृति के बारे में। इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ है कि स्त्रियों की प्रकृति में कुछ अलग लक्षण है क्या, या प्रकृति पुरुषों की प्रकृति में। स्त्री शरीर इज आग्नेयम एंड जैसे कि आर्तवम आग्नेयम एंड शुक्रम सौम्यम। तो इस प्रकार से आर्तव अवस्था और डिफरेंट स्टेजेस जो भी मेनार्च या प्यूबर्टी के एज में अगर हम देखेंगे या मेंस्ट्रुएशन स्त्रियों में किस प्रकार से होता है, तो लाइक वात प्रकृति में थोड़ा इरेगुलरनेस होता है, पित्त में हेवी ब्लीडिंग हो सकती है, या कफ प्रकृति में थोड़ा मतलब स्लो साइकिल हो सकता है। तो इस जो भी हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको हमने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है, वी डिवाइडेड इट इन 3 स्टेजेस। सो फर्स्ट स्टेज जो कि रजकाल मेंस्ट्रुएशन, जो एक्चुअली मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 3 से 5 दिन तक, so it is like vata because menstruation or the reproductive system which is situated in the lower abdomen, and this lower abdomen is the site of apan vayu. So apan vayu is the main base for this all the physiological functions of changes during menstruation, then sabhi cheeze menopause also. So apan vayu की ही ये क्रिया है। So vayu is really a great रिसोर्स फॉर ह्यूमंस। और वात दोषा के बारे में तो जितना बोले इतना कम ही है। सो प्राकृत अवस्था फर्स्ट स्टेज इज ऑफ वात डोमिनेंट
जो लक्षण भी देखिए आप, अधोत उदर शूल, पेन, पिंडिकोद्वेष्टम एंड कॉन्स्टिपेशन. सो ये दिस स्टेज इज फॉर 3 to 5 days. 4 अंजलि प्रमाण बताया है मेंस्ट्रुअल फ्लो का. Then the second stage is of Rutukal. It is the really good stage in which stage the sexual desire is much more, and this is a perfect season for conception. Garbhadharna yogi काल बताया है, and really the lady feels freshness, और जो भी सारे लक्षण है यहाँ पे वो सभी सेक्सुअल डिजायर के रिलेटेड होते हैं. एंड थर्ड स्टेज इज ऋतु व्यतीत काल, जो कि पित्ता डोमिनेंट होती है. हियर द टेम्परेचर इंक्रीज्ड एंड सम सिम्टम्स आर लाइक पिंपल्स कभी कभी आते हैं, हॉट फील होता है शरीर में. सो दिस इज द ऋतु व्यतीत काल. ऋतु काल से रजो दर्शन तक का काल ये बताया गया है, बिकॉज दिस इज आग्नेय अवस्था. ऑलरेडी पित्ता इज देयर एंड ऑलरेडी स्त्री शरीर इज आग्नेय. सो जैसे मैंने अभी बताया कि वाता इज डोमिनेंट इन यूटेरस, सो इट्स शीत खरा क्वालिटीज causes the blood vessels to constrict, and this ruksha guna depletes the bodily tissue and finally causes the cessation of menstrual flow. So the base of menstruation flow is the vata dosha, and due to decrease in plasma and blood tissues and decrease, see why vata is there, so nourishment कम होगी, इस प्रकार से shrinking होगा, तो maybe vata prakriti females may have a less blood flow and irregular pattern of their menstrual cycle. Wherever there is a blockage for the free flow of vata, there will be the pain, and so the most of the vata dosha dominating cycles will be painful. So इसीलिए vata prakriti की स्त्री अगर होती है तो उसमें painful उसका menstruation होता है, irregular भी होता है, और मतलब ज्यादा symptoms उसमें देखिए. Now pitta, so pitta is hard, sharp, so it brings more fluidity to the blood so that it flows easily. Pitta resides in blood and it excess, it may cause heavy bleeding. So pitta prakriti having the tendency of heavy bleeding because due to the swelling and it leads to tender swollen breast, acne. तो ये इसका effect होता है pitta dominant person में. Already there is a heat, and this heat burst out in the form of heavy menstrual flow, and so the woman may experience the heavy period, and also premenstrual symptoms में इसमें ज्यादा होंगे. See, are you getting? It's dull, heavy, and sticky. So stronger the influence of kapha dosha, the more likely to get a prominent growth of the endometrial tissue. As more blood vessels grow to the supply this growth, the kapha cycle is more likely to experience a heavier but short duration. तो कफा का मतलब कभी अभी पैटर्न जो होगा तो 3 दिन का होता है, कभी 5 दिन का. शास्त्र में तो 7 days मेंस्ट्रुअल फ्लो हो सकता है बताया है. तो कफ प्रकृति में थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन का लेकिन हेवी. उनका पैटर्न भी कैसे होता है फ्लो का वो भी मैं बताऊंगी. सी वातज फ्लो, यहाँ पे शीत खर रुक्ष क्वालिटीज आर देयर, तो नूरिशमेंट भी कम होती है, तो मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज विल बी लेस. इसको भी हमने मतलब रिसर्च भी इसके ऊपर काफी हुए हैं कि कितना एक दिन में कितना पैड यूज होता है लेडी में, उसको भी हम देख सकते हैं. सो वात प्रकृति में जो फ्लो होगा वो कम होगा, लेकिन द साइकिल्स में भी पेनफुल. पित्ता हेवी फ्लो होगा, और जो सिम्टम्स होंगे they all are related with pitta dosha, like tender, swollen breast, acne, and they may feel pain during the premenstrual period में भी pain हो सकता है. कफा में heavy but short duration. Now see assessment of menstrual flow, रजा. So वाता में 3 to 4 days होगा, एवरेज फ्लो या कम हो सकता है, एंड एवरेज सैनिटरी पैड्स यूज्ड सोप्ड 3 to 4 दिन में. स्मेल नॉट स्पेसिफिक एंड इरेगुलरिटी इन साइकिल. सो वात प्रकृति की इनफर्टिलिटी की केस आती है तो पहले साइकिल रेगुलेट करने हैं, तो इनफर्टिलिटी भी वात प्रकृति में ज्यादा होती है. एज वी हैव डिस्कस्ड दैट सेक्सुअल डिजायर ऑफ वात प्रकृति इज आल्सो लेस, उसमें कम होता है. पित्ता 4 to 7 days, हेवी फ्लो, सैनिटरी पैड ज्यादा यूज होंगे 4 to 5, एंड स्मेल भी ज्यादा आएगा, पिंजेंट स्मेल ड्यू टू पित्ता's हॉटनेस एंड क्लेद निर्माण ज्यादा होता है. हाई फ्लूइडिटी एंड एक्सेस फ्लो ड्यू टू द लिक्विड स्प्रेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पित्ता, हेवी एंड शार्प प्रॉपर्टीज ऑफ पित्त दोषा. कफा में ड्यूरेशन कम हो सकता है एंड फ्लो कभी कम होता है, मतलब उसमें स्टिकी फ्लो ज्यादा होगा. सैनिटरी पैड्स 1 to 2 स्मॉल, स्मेल इज नॉर्मल, बट फ्लो इज म्यूकस समहाउ with clots, slimy due to mandas, सांद्र गुनासी. अभी आपको इस प्रकार से भी हिस्ट्री लेते समय इसका यूज आप कर सकते हो. वात प्रकृति may be associated with pain due to the roughness, coldness and खर गुना.
सो अभी तो जैसे कि बहुत सारा इस पे चर्चा हुआ है कि नाउ द एज ऑफ मेना प्यूबर्टी इज रियली इंक्रीज्ड। अभी अभी मतलब 7वीं 9-10 साल की बच्ची को भी, मतलब जिसको कुछ समझता नहीं है उसको भी मैसेज आ जाते हैं। सो रियली इट मतलब जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, हार्मोन्स चेंज होना, ये सारी सारी बातें उसमें आती ही है। सो वाता प्रकृति गर्ल में गेट menarche or puberty signs around the age of 10 to 12, pitta around 11 and kapha around 12। तो पित्त में जल्दी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं ड्यू टू द हॉटनेस। मेंस्ट्रुएशन में भी पित्त में अराउंड 14 डेज ओव्यूलेशन बताया है। सो डाइट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, एज वी ऑल नो दैट डाइट कैसे होना है आपको पता ही है, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। मेंस्ट्रुएशन में भी थोड़ा जैसे कि पहले के जमाने में ये करते थे बाजू में बिठाना वगैरह, अभी तो ठीक है मॉडर्नाइजेशन, बट कभी कभी ऐसे लगता है कि वो सारी बातें सही थी। वात प्रकृति फीमेल नीड्स मोर relaxation, support, some nutritious diet, and then rest. So rest is really a good part for that customers. I suggest कि रेस्ट करना चाहिए क्योंकि जरूरत होती है वात प्रकृति को, और जो भी वीकनेस या पेन होता है तो। एंड द लास्ट पार्ट इन द वुमेन्स cycle, that is menopause, cessation of this menstruation cycle. And nowadays this theme happy menopause is really going on in the western countries। हमारे यहाँ भी इस प्रकार से हमें जैसे हम गर्भ संस्कार कराते हैं उसी टाइप में अगर हमने मेनोपॉज प्रोग्राम अगर हमारे क्लिनिक में स्टार्ट किया तो रियली इट्स गुड, बिकॉज मेनोपॉज जो स्त्रियों के लिए बहुत ही कष्टदायक हो सकता है और इट मे बी समहाउ हैप्पी भी हो सकता है। तो लाइक वाता में मेनोपॉज जैसे कि अभी वाता के कैरेक्टर्स हमको पता है। सो नर्वसनेस, एंजाइटी, पैनिक, मूड स्विंग्स, vaginal dryness, loss of skin tone, cold feeling, irregular cycles, constipation. There are so many symptoms related with nervous system and vata dosha, रजोगुण प्राबल्य। So इसको हमें थोड़ा करेक्ट करने के लिए यूज ऑफ स्पाइसेस, डेली रिड्यूसिंग कंज्यूशन ऑफ कैफीन, देन स्टिमुलेंट्स ज्यादा, क्योंकि स्टिमुलेंट ज्यादा यूज करेंगे तो रजोगुण बढ़ेगा तो एंजाइटी और सिम्टम्स बढ़ेंगे। तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज इज रियली गुड फॉर। तो वाता को ज्यादा से ज्यादा प्यार की और मतलब अफेक्शन की और सराउंडिंग जो क्लाइमेट होता है तो ज्यादा फ्रेश रखने की जरूरत है। अशोक, लोद्रा, अश्वगंधा, शतावरी, गुरुची से बने preparations are really useful in Vata's menopause. Pitta is having anger, irritability, short temper with more frequent of hot flashes, angry outburst. कभी एकदम अचानक चिढ़ना, एकदम बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, स्वेटिंग एट नाइट, यूटीआई इन्फेक्शन, रैशेस, एक्ने। तो इनको भी मतलब ब्राह्मी, मंडूपर्णी, गोक्षुरा जो कि इसके श्वेत मुसली वगैरह, इसमें भी हमें ब्राह्मी जो कि इनका एंगर या करने के लिए यूजफुल होता है, कूलिंग प्रॉपर्टीज यूज करनी है, स्वीट जूसी फ्रूट्स, देन समहाउ हॉट और स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। ये तो सारे मतलब सभी के लिए कॉमन ही कुछ बातें हैं मेनोपॉजल एज में। कफा सिम्टम्स, वेट गेन, स्लीपलेस, स्लगिशनेस, स्लो डाइजेशन, फ्लूइड रिटेंशन। सो इसमें हमें शतपुष्पी, जटामांसी तो जो थोड़ा तीक्ष्ण द्रव्य है, शिलाजतु, उनको यूज करना है। फ्रूट्स, ग्रेन्स, लेग्यूम्स, चीज, मीट, ये तो है ही सभी, मतलब जो भी अर्ली टाइम उठना, एंड प्राणायाम, योगा, ये तो आपकी लाइफस्टाइल होनी ही है। ओके, सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेग्लेक्टेड पार्ट इन ऑल our human beings is the sexual life and prakriti, and I'm going to deal with the subject. Like, see, man is a solar and woman is a lunar. However, the genitals of the man are lunar, kapha related semen, and the woman's genitals are pitta related, like artava and shukra. This is why there is a much an attraction to the opposite sex, like the woman and the lunar woman seek to unite with the lunar genitals of the man. So man's sexual energy is force called that upon vayu. See the importance of vata. So our energy upon vayu ki ye energy hoti hai, and it refers to one of the 5 winds of our body comprise and resides in the lower part of the body. So upon vayu is a factor in regulating menstruation, reproduction, and even orgasm. If the movement of this vayu is healthy, it keeps intact the sense of goodness in use. So I rather believe that under some circumstances, orgasm can be harmful for our bodies, and this is because sex produces vata dosha in our body. So इससे वात बढ़ सकता है, ऐसा कोई मतलब कहता है, कोई आयुर्वेदा में कहीं पे लिखा है। This leads to depleting effect of on us. So वात दोषा में ये मतलब वात दोषा के लिए वात दोषा बढ़ता है, इसीलिए इसको अवॉइड करना बताया है।
So have food that are natural aphrodisiacs and stimulate the production of shukra dhatu such as ghee, coconut juice, and milk for the normal reproductive life and normal sexual life. So see, प्रकृति के हिसाब से अगर हम इसको देखेंगे, so वाता में ये डिजायर कम होता है, मैथुन शक्ति, बच्चे भी कम होते हैं, they are not willing always for sexual, तो इसमें प्रॉब्लम्स भी ज्यादा होती है, abortions, infertility related, बीज दोष वगैरह हो सकता है. So while Vata individuals can be creative, responsive, and sensual lovers, but they often avoid sex because it can be very destabilizing for them. So इनको मतलब ये करने के लिए हमें इनको थोड़ा संभल के, सहल के, इस प्रकार से एक दूसरे को समझकर अगर रिलेशनशिप में आते हैं तो they are really good. So Vata types long for romance, beauty, and creative expression. Their partners would be wise to indulge these cravings because doing so will help relieve the anxiety. क्योंकि इनमें ज्यादा चंचलता, एंजाइटी वगैरह होती है, तो इनको थोड़ा मोल्ड अगर हम करेंगे तो मेंटली रिलैक्स करके, फॉर प्ले, फिजिकली थोड़ा चेंज, मूड चेंज, जगह चेंज या टूरिज्म वगैरह, इससे भी हम इसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं. तो वाता वुमन इज द टाइप मोस्ट एप्ट टू हैव डिफिकल्टी इन कन्विंसिंग. वाता प्रकृति की फीमेल अगर होती है तो कन्विंस मतलब कंस्यू करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज ऑफ द दोषी क्वालिटीज दे कंट्रीब्यूट द फर्टिलिटी. जैसे कि अपान वायु डिस्टर्ब हो सकता है, ड्राइनेस ऑफ टिश्यू, लो बॉडी वेट, क्योंकि नूरिशमेंट नहीं होता है, तो नूरिशमेंट नहीं है तो गर्भाशय या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी नूरिशमेंट नहीं होगा. सो एंड दिस मे इम्पेयर द फर्टिलिटी ऑफ एंड आल्सो द सेम विथ मेल फर्टिलिटी भी, मतलब ऐसा नहीं स्त्रियों में भी, तो मेल के साथ भी अंडर नूरिश होने से ये होता है. दे आर लाइक स्पर्म काउंट कम होना, देन इजैकुलेशन ऑफ सीमन, मतलब अर्ली या लेट इजैकुलेशन इसमें हो सकता है. देन traveling, outwork, irritated schedule or worried mind can extinguish the sex drive of Vata type. So इनको इसको मतलब हमें कम करना है, इनका ट्रैवल या जो भी इरिटेशन या होता है, तो थोड़ा रोमांटिक साइड या साइड सीइंग पे ले जाएंगे, नरिशमेंट देंगे, तो they can have a fertile life or period. पित्ता, so जैसे कि पित्ता is tejas, attention seeking, ambitious, passionate by nature. So थोड़ा इनमें कंपटीशन ज्यादा होने से भी कभी कभी इनका लाइफ, सेक्स लाइफ भी थोड़ा इस प्रकार से ये होता है कि टेंडेंसी टू व्यू सेक्स एज अ कंपटीशन में प्रिवेंट देम फ्रॉम एंजॉय, मतलब इसमें नहीं हो सकता कभी कभी ज्यादा कंपटीशन से, मे सीक टू डोमिनेट देयर पार्टनर्स. तो ये भी उसके कारण है. To invigorate, elevate, and lend deeper meaning to their sexual relationships, Pitta types should focus on channeling their super intense energy through the heart rather than with the intellect. तो उनको थोड़ा दिल से भी सोचना चाहिए, हमेशा बुद्धि से भी नहीं. Okay, so Pitta typically indulge in more often than Vata person. लेकिन वाता से पित्त की लाइफ बेटर होती है, उनके प्रोजेनी या उनकी जो फर्टिलिटी का रेशो भी है वो ज्यादा ही है वाता से अगर हम देखेंगे तो. So however, they should moderate their sexual activity in the summer to avoid accumulating excess heat. So Pitta men may suffer from impotency, see, due to the excess heat burning of reproductive tissues from upward rather than downward energy flow. And to return to a balanced state after the sex act, Pitta type should engage in cooling, calming, and compassionate actions. So जैसे कि infertility की स्थिति हम लेते हैं तो जैसे शुक्र धातु का क्षय होता है उष्णता से, तो उष्ण जनित काम करने से, जैसे कोई व्यवसाय बिजनेस अगर होता है जिसमें हमें हीट से रिलेटेड, तो उसमें स्पर्म काउंट कम होता है. तो ये भी कारण है कि हमें इस प्रकार से हिस्ट्री में भी देखना है, और वी हैव टू एडवाइज अकॉर्डिंग टू द पार्टनर्स ड्यूरिंग while dealing with the infertility cases. Now, Kapha person is enduring, nutriting, hardworking, balanced, and determined. So, but Kapha में तो मतलब उनका ये भी मैथुन शक्ति भी ज्यादा बताई है, और they can have a better life than both the Vata and Pitta. उनकी बच्चों की संख्या भी ज्यादा होती है, बहुप्रजा बोला है. So initially it may take time to stimulate, but थोड़ा टाइम मतलब जैसे कि हमने देखा है कि they are lazy, तो उनको स्टिमुलेट करना पड़ता है, एंड आफ्टर स्टिमुलेटिंग दे कैन एंजॉय फॉर अ लॉन्ग पीरियड. तो उसमें मतलब स्पार्क देयर इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी एज दे आर नेचुरली इंक्लाइंड टू कंजर्व देयर एनर्जी. तो थोड़ा एनर्जी रिजर्व करने में वो डिजर्व करते हैं, तो थोड़ा इंड्यूस करेंगे तो दे हैव अ गुड रिलेशंस. So once they are aroused, however, Kaphas truly release sex. These individuals really benefit from exercise and can be easily pursued to regard the sex as a highly privileged from exercise that balances their heavy energy. So Kapha women are unlikely to suffer from reproductive tissue imbalances
and will usually bear many children without complication. तो कफ में तो नॉर्मल होता है, तो बच्चे भी नॉर्मल डिलीवरी सी माता प्रकृति में नॉर्मल डिलीवरी करें तो रेस्ट प्लीज नोट कीजिए। तो इस प्रकार से मतलब माता में नॉर्मल लेबर में प्रॉब्लम हो भी सकती है, पिता में मॉडरेट है, और कफा कैन हैव अ नॉर्मल लेबर एंड ऑल सच थिंग्स। सो अभी मतलब इस प्रकार से प्रकृति के हिसाब से ये इनकी सेक्सुअल लाइफ होती है। कब अवॉइड करना है, तो एटोम वसंत ऋतु में अवॉइड करना है। एवरी थर्ड डे इट इज एडवोकेटेड इन रेनी season sex as a fortnight and once in a 15 days is advised, and in cold season जैसे कि बल के अनुसार आयुर्वेद में इसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार से menstruation, puberty and मतलब वैवाहिक जीवन हमारा कैसा हो सकता है प्रकृति के हिसाब से। I think it's really good and new concept. I don't think कि कभी किसी ने इसके बारे में सोचा भी होगा कि इस प्रकार से भी इसका असर होता है। तो while dealing with such type of depressions, menopausal या infertility, बहुत सारे इश्यूज जब होते हैं तो हमें दोषों को या प्रकृति को भी समझना है। एक ब्यूटी का एक जस्ट शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि हमने स्किन की तरफ से देखा था, लेकिन हेयर्स सी वाता के हेयर्स कैसे वो तो पता है, लेकिन वाता में जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं हेयर के, सो इट इज ड्यू टू दैट अंडर नूरिशमेंट एंड दिस वाता दोषा स्पाइक्स इन योर बॉडी, इट डिहाइड्रेट्स योर स्कैल्प। तो स्कैल्प को डिहाइड्रेट करता है, नरिश नहीं करता है। सो their hair follicles lack the protection from harsh conditions like UV radiation, and this creates the breakage and splits ends in your dry hair. So vata may have weak and hair falls from the damaged follicles, and this become the cause of hair loss. तो वाता में ड्राइनेस से पोषण नहीं होता है हेयर स्कैल्प का, इसलिए उनकी हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं। सो इनमें हमें पलांडू, ओनियन, रोजेपा, लाइकोरेसी, देन सीडार, कृष्णा, बार्लिया, देन विटामिनिया, अश्वगंधा, शतावरी, ये सभी देना है। तो पोषण हमें करना है वाता प्रकृति में बालों का, कि पोषण अगर हम करेंगे तो पोषण के तो सारे मतलब मसाज है, नूरिशमेंट डाइट है, देन कोमिंग आल्सो, तो से देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स विद दिस हेयर प्रॉब्लम्स। पित्ता इज हॉट, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो पित्ता में हीट से फिर जो हमारा जो शीर होता है, हेड होता है, इसमें इन्फ्लेमेशन, देन दिस हीट वीकन्स द फॉलिकल, हेयर रूट को वीकन करती है, और इसीलिए एजिंग भी पित्त में ज्यादा जल्दी होती है। फेल टू नरिश द हेयर लीडिंग टू हेयर फॉल एंड प्रीमैच्योर ग्रेइंग उसमें होता है। देन इसी में हमको मतलब जो ये हीट होती है, ये क्लॉज होता है, फॉलिकल को क्लॉज करता है और उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप होता है, तो इसीलिए स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन होकर रेडनेस, हेयर लॉस एक्सेट्रा आर कॉज्ड व्हेन पित्ता इज इम्बैलेंस्ड। तो इसमें यष्टि, मधु, जपा, कामला, निम्ब, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। कफा, दो कफा इज हैविंग अ गुड हेयर, उनके केश अच्छे होते हैं, बाल की ग्रोथ अच्छी होती है, फिर भी उनमें भी हेयर लॉस या हेयर की प्रॉब्लम्स हो सकती है ड्यू टू द स्टिकीनेस, ड्यू टू द थिक टेक्सचर एंड मतलब उनका जो लुब्रिकेशन ज्यादा होता है, तो इस लुब्रिकेशन से वहां पे हमारे स्कैल्प में इट्स लीड्स टू द ऑयली डैंड्रफ, ज्यादा सीबम सीक्रेट होता है, तो इस प्रकार से ईचिंग एंड हेयर फॉल, मतलब ज्यादा सिक्रेशन से हेयर फॉल भी हो सकता है। एंड दिस सीबम बिल्ड अप क्लॉग्स द हेयर फॉलिकल receptors, इससे फिर nourishment and this prevents the hair growth. So see the properties of dosha and how they affect, please mute कीजिए please. So how they affect, हमने मतलब इस ऐसे सोचा भी नहीं था कि कफा अच्छा ही होता, नहीं ऐसा नहीं है। So कफा may have ओवर सिक्रेशन सीबम से भी ये ऑयली डैंड्रफ या इस प्रकार से मतलब हेयर फॉल भी हो सकता है। एंड कफ के लिए गुंजा, कुष्ठ, मेथिका, कर्पूरा, सो ऑल दीज प्रिपरेशंस आर रियली गुड फॉर कफ दोषा। तो इस प्रकार से आयुर्वेदिक हर्ब्स क्लिंजन के लिए ब्राह्मी, जटामासी, कुमारी, और वॉशिंग के लिए शिकाई, रीठा, त्रिफला, कुमारी, जपा, ये सारे हैं। अभी एक जस्ट वाता हेयर लॉस कुड बी अराउंड द ईयर और एट द बैक ऑफ द हेड। तो वाता में जैसे कि वाता के लक्षण है, वाता प्रकृति में हेयर लॉस ज्यादा से कान के पीछे से हो सकता है। इन पित्ता इट इज एक्सेस हेयर लॉस इन द भांग में, मतलब हेयर लाइन जो होती है ना हमारी। सो सी ऑलवेज ऑब्जर्व
फॉर सच माइन्यूट थिंग ऑल्सो। प्रकृति देखनी है तो किस पेशेंट की प्रकृति कैसे 2 मिनट में कैसे पहचानेंगे, तो आप भांग को देखकर भी प्रकृति देख सकते हैं। चेहरा है, बालों का कलर है। कफा में इची स्कैल्प विद ग्रीसी डैंड्रफ एंड दिस ब्लॉकेज ऑफ ब्लड सप्लाई टू द फॉलिकल। तो इसमें मतलब ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होता है कफ प्रकृति में। तो these are all the things with our topic। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी सारी बातें थी, सो आई थिंक लाइक हमें इस प्रकार से सभी बातें से, देखिए हमें कितने सारे सब्जेक्ट को हमने आज तक जो भी हम 15 दिन से ये कर रहे, तो इसमें हमने बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर प्रकाश डाला है, बहुत सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं। एंड लास्टली द वन पार्ट इज दैट रसायन एंड वाजीकरण। रसायन और वाजीकरण में भी हम इस प्रकार से जैसे कि वात प्रकृति रसायन तो आयुर्वेद में शोधन संबंध के बाद ही रसायन देने को कहा है, तो वात प्रकृति में तो रसायन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो वात प्रकृति में हमें जैसे उष्ण तीक्ष्ण गुणों वाले पीपली वर्धमान रसायन या फिर च्यवनप्राश या जो बृहत्वात चिंतामणि वगैरह का है, तो ये भी दे सकते हैं। पित्त प्रकृति में हमें मधुर तिक्त कषाय रस का यूज करना है। एंड कफ प्रकृति में हमें इस प्रकार से ही मरीच, पिंपली, कटु, बला, अतिबला वगैरह जो भी गण जीवनी गणों के बने हुए जो भी है। सो एजिंग इज द नॉर्मल प्रोसेस, सी, बट स्टिल पित्ता इज हैविंग अर्ली एजिंग सिम्टम्स। पित्त प्रकृति में हीट की वजह से एजिंग की जो स्टेज होती है वो जल्दी आती है। आयुर्वेद में वयों के हिसाब से उसका वर्णन बहुत सुंदर तरीके से किया है। बट पित्ता पीपल हैव ऑलवेज अ टेंडेंसी ऑफ अर्ली एजिंग। एजिंग यानी बुढ़ापा ऐसा नहीं है, तो एजिंग में हमें मतलब लाइक डिजनरेशन ऑफ आवर सेल्स, टिश्यू, आवर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, देयर आर सो मेनी फिनोमिना। तो टिश्यू सेल से डिजनरेशन स्टार्ट होता है और ये हमारे बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे हमें एजिंग के साइंस दिखने लगते हैं। तो एजिंग देखेंगे तो पित्ता में अर्ली एजिंग होती है, कफा में लेट एजिंग हो सकती है और पित्ता में मॉडरेट एजिंग हो सकती है। वाजीकरण के बारे में अगर हम देखेंगे तो देयर आर लाइक शुक्र धातु, तो धातु बलवान होना, तो शुक्र धातु का कफ दोष के साथ अच्छा रिलेशन होता है, इसीलिए फिर शुक्र धातु में इस प्रकार से कफ दोष या जैसे कि वाजीकरण सामर्थ्य अच्छा ही होता है। तो वाजीकरण में आयुर्वेद में हाथी, बैल, घोड़ा, तो इनका मतलब इस प्रकार से उपमा दी है वाजीकरण का, जो भी हम बोलते हैं ना कि वाजी के जैसा सामर्थ्य आना, या अश्व की भी तुलना की है। तो इन प्राणियों को अगर हम देखेंगे, इनकी शरीरष्टि, इनके गुणों को, तो ये ऑलमोस्ट मैच विद द कफ प्रकृति। सो कफ प्रकृति इज हैविंग अ रियली गुड सामर्थ्य, बल उसमें होता है। और कफ का ओज के साथ या शुक्र के साथ रिलेशन होने से भी, लेकिन वात प्रकृति में फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स या वाजीकरण का सामर्थ्य कम ही होता है, पित्त में मॉडरेट होता है। तो इस प्रकार से वाजीकरण रसायन को भी देखते समय या उसका भी हमें यूज करते समय प्रकृति के हिसाब से ही हमें करना होता है। सो आई थिंक all these aspects are I have discussed so many aspects of prakriti. So I request all of you to open the cameras. जस्ट मैंने जो अनाउंस किया था कि इस प्रकार से जो भी सारे केसेस है, आपको अगर ठीक है आप कर सकते हो तो यू कैन डू इट, और अगर नहीं हो पाता है तो आप लास्ट में भी कभी भी कर सकते हो। इट्स जस्ट फॉर योर रिवीजन एंड इट्स जस्ट फॉर क्रिएटिंग द इंटरेस्ट। तो एग्जाम तो कुछ लेनी ही होगी आपकी, क्योंकि ये हमने कंप्लीट किया है, तो एग्जाम कैसे ले। तो मैं समझ रही हूँ कि सबको थोड़ा लिखने का कंटाला, केस पेपर हमारा बड़ा है तो इतना सब भर के पोस्ट करना इट्स लिटिल बट डिफिकल्ट इन दिस nowadays कोरोना सिचुएशंस एंड ऑल। आई अंडरस्टैंड हमारी थोड़ी मेंटेलिटी भी नहीं होती है कितना बड़ा केस पेपर भरते बैठे हैं और ये सब करें, बट ठीक है। अभी जैसे कि अब 2 असाइनमेंट्स ऑलरेडी वी हैव गिवन, तो मैं हमारा कल का सेशन जो होगा उसमें आप आपके एक्सपीरियंसेस और आपने जो भी प्रकृति का परीक्षण किया है, तो जो भी 2, 3, 4 जो भी केसेस है, आप एक दूसरे का भी कीजिए। मैं सजेस्ट करूंगी, मैं रितिका को बुलाऊंगी, आप उषा जी का करेंगे, हम लाइव करेंगे, आप प्रश्न पूछेंगे जैसे मैंने प्रेजेंट किया, अमना जी, तो कोई सभी आप मिलकर करिए। मैं 3-4 मॉडल्स को भी बुलाऊंगी। मैं ट्राई करूंगी कि वाता, पित्ता, कफा
सारे प्रकृतियों के पर्सन्स में आपको रियल में दिखा सकूं। सो इट विल बी लाइक सभी आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। सो इट विल बी रियली गुड। और अगर आपकी तरफ से भी कोई ऐसे टिपिकल केसेस है कफ पित्त या वात पित्त वाले, तो आप इनको भी लाइएगा, तो सभी को ये समझ में आएगा प्रकृति का कंसेप्ट क्या है और कैसे हमें असेस करना है। बस 2-5 मिनट में हाउ कैन वी असेस द डोमिनेंस ऑफ दोषा, और डोमिनेंस कौन सा है उस व्यक्ति में, हम उसको देख पाएंगे। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द प्रकृति एंड दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ प्रकृति। ये सारी जो भी प्रकृति के अंतरंग है, अलग अलग जो भी बातें हैं, जो भी कहीं पे भी हमारी किताबों में भी नहीं लिखी होगी शायद, तो मैंने इसको आपके सामने प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया है। एटलीस्ट आपका नजरिया बदलेगा आयुर्वेद की तरफ देखने का या प्रकृति या दोषों की तरफ देखने का, तो भी ये हमारी सीरीज सफल रही, ऐसा मैं मानूंगी। थैंक यू वेरी मच ऑल। ओके, इज इट ओके नाउ? हैव यू एन क्लियर आइडिया अबाउट टुमारोज सेशन? एनी डाउट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर कोई आपको बाकी भी सवाल है, अगर मुझे भी कुछ लगा कभी कि नहीं हमें मतलब मुझे शेयर करना है प्रकृति से रिलेटेड ये रिसर्च में, कल थोड़ा रिसर्चेस वगैरह जो भी प्रकृति के हुए हैं, जैसे जीनोमिक स्टडी वगैरह हुई है, उसके बारे में भी मैं एक एक्सपर्ट कल शेयर करूंगी लास्ट इसमें। सो थैंक यू वेरी मच ऑल फॉर ज्वाइनिंग विथ दिस सेशन, विथ दिस सीरीज। थैंक यू। It was really good to join or to communicate with you all, the learners, highly learners in the field of Ayurveda. So thank you very much all. Thank you, Dr. Joshi. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. you. Thank you, Dr. Sir. Thank you.